बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि डिसीजन ट्री क्लासिफायर अपने रूल्स को किस तरीके से डिफ़ाइन करता है। इस वक्त आपको एक डाटा सेट प्लॉट हुआ नज़र आ रहा है जो कि एक स्कैटर प्लॉट की फॉर्म में प्लॉटेड है। x1 और x2 दो एट्रीब्यूट्स हैं हर एक पॉइंट के, और कुछ डाटा पॉइंट्स जो हैं वो रेड मार्क हुए हैं और कुछ ग्रीन। तो एक्चुअली हमारे डिसीजन ट्री क्लासिफायर ने इन रेड और ग्रीन को क्लासिफाई करने के लिए अपना काम करना है। तो इन x1 और x2 एट्रीब्यूट्स अगेन हमने सिंप्लिसिटी के लिए दो ही डायमेंशंस डिफाइन किए हैं, वरना ऑब्वियसली जो हमारे एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। इनको सामने रखते हुए हम देखते हैं कि डिसीजन ट्री किस तरह से काम करता है। एक्चुअली डिसीजन ट्री पार्टीशनिंग करता है। तो सबसे पहले जो पॉसिबल पार्टीशन हमें नज़र आ रही है वो ये एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। ये मेरी ज़रा टेढ़ी मेढ़ी सी स्ट्रेट लाइन को बर्दाश्त करें आप। तो ये स्ट्रेट लाइन जो है ये पहली पार्टीशन हो सकती है पॉसिबली। तो कुछ डाटा इससे ऊपर है x2 के हिसाब से, फॉर एग्जांपल अगर हम इसे कह देते हैं कि ये 60 वैल्यू है, सो x2 ग्रेटर देन 60 और x2 लेस देन 60, ये पार्टीशन पहली बन गई। और अगर हम इन दोनों पार्टीशंस को देखें तो इनमें से यहाँ पे ग्रीन हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पे रेड इंस्टेंसेस नज़र आ रहे हैं। तो इस जगह पे अगर हम सेकंड पार्टीशन डिफ़ाइन कर दें तो हम रेड और ग्रीन को सेग्रीगेट करने में कामयाब हो जाएंगे। और यही वो एंट्रोपी है जिसकी हम बात करते हैं कि हमें एक होमोजीनियस सेट ऑफ डाटा अगर एक साइड पे मिल जाता है तो उसका मतलब है कि हम एक ऐसी डिसीजन रूल या डिसीजन बाउंड्री डिफ़ाइन करने में कामयाब हो गए हैं जो कि दो डिस्टिंक्ट टाइप के डाटा एलिमेंट्स को या डाटा पॉइंट्स को आपस में सेग्रीगेट कर देता है। इससे अगली अगर हम बाउंड्री डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमें यहाँ पे सारे रेड नज़र आ रहे हैं और इस पोर्शन में रेड और ग्रीन दोनों नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इस जगह पे एक x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग ये जो भी वैल्यू है, इससे छोटे इस तरफ और इससे बड़े इस तरफ, अगर हम इस तरह की एक नई पार्टीशन डिफाइन करते हैं तो इसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे रेड और राइट साइड पे रेड और ग्रीन दोनों मार्क होते हुए नज़र आ रहे हैं। और फिर लास्टली हम अगर ये पार्टीशन डिफाइन करते हैं इवेंचुअली तो रेड और ग्रीन दोनों सेग्रीगेट हो जाते हैं। अब इनको कुछ नंबर्स के साथ हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और पॉसिबिलिटीज़ को देखते हैं कि ये पार्टीशंस किस तरह से होती हैं और हमें इन पार्टीशंस को कैसे प्रोसेस करके डिसीजन ट्री बनाना होता है। तो अगर हम ज़रा इस डायग्राम को ज़रा क्लीनर फॉर्म में देखें तो सबसे पहला स्प्लिट, जो स्प्लिट नंबर 1 जिसे हम कह रहे हैं, वो ये है जो x2 इज इक्वल टू 60 पे लगा। ग्रेटर देन 60 एक साइड पे और लेस देन 60 दूसरे साइड पे। दूसरा स्प्लिट हमारा ये है जो कि x1 50 पे लगा, x1 लेस देन 50 एक साइड पे और x1 ग्रेटर देन 50 दूसरी साइड पे। और ये स्प्लिट रिमेंबर स्प्लिट 1 के बाद लगा तो इससे ऊपर ऊपर का जो डाटा है उसके ऊपर ही अप्लाई होगा। और इसी तरह स्प्लिट 3 जो है वो इस जगह पे अप्लाई हुआ जहाँ पे x1 इज इक्वल टू 70 है, तो 70 से ग्रेटर एक साइड पे और 70 से लेसर दूसरी साइड पे। रिमेंबर कि ये पहले स्प्लिट जो हमने ये डिफ़ाइन किया था, इससे नीचे नीचे जो डाटा है इसके ऊपर स्प्लिट नंबर 3 काम करेगा। और स्प्लिट नंबर 4 जो ये हम देख रहे हैं, ये इस इतने हिस्से के ऊपर काम कर रहा होगा। तो इस तरह से ये हमारे स्प्लिट्स बन जाते हैं। आइए अब देखते हैं इन स्प्लिट्स से हम डिसीजन ट्री किस तरह बनाते हैं। पहला स्प्लिट जो हमने किया, उस स्प्लिट की बुनियाद पे हमारा ट्री का जो रूट है वो डिफाइन होना चाहिए। x2 लेस देन 60, x2 के ऊपर चूंकि ये डिफाइन हुआ है और 60 वैल्यू पे, तो लेस देन 60 के ऊपर हमारे पास जो है वो हम येस और नो को हमने रिजॉल्व करना होता है और कंसिस्टेंटली करना होता है। तो x2 लेस देन 60 पे येस को हम लेफ्ट साइड पे और नो को राइट साइड पे लेके आ रहे हैं। अब अगर हम देखें तो हम अभी तक ये नहीं बता सकते कि लेस देन 60 में सारे ही अगर रेड हों तो फिर हम उसे कहें कि वो रेड है, और ग्रेटर देन 60 में अगर सारे ही ग्रीन हों तो फिर हम उसे ग्रीन क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों साइडों पे दोनों तरह के डाटा ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं, तो हमें इसका मतलब है कि मज़ीद पार्टीशंस करनी पड़ेंगी किसी एक कन्वर्जेंस पॉइंट पे पहुँचने से पहले। हम दूसरी पार्टीशन की तरफ गए तो ये जो स्प्लिट हमने किया ये x2 ग्रेटर देन 60 वाले पे, यानी कि x2 लेस देन 60 पे यस ये था, तो जो लेस देन 60 नहीं है वो ग्रेटर देन 60 है, तो इस जगह पे ये स्प्लिट मार्क होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और इसका जो रूल है वो हमने चूंकि 50 वैल्यू पे और किसकी x1 की, x1 लेस देन 50 और x1 ग्रेटर देन 50, इसकी बुनियाद पे हमने ये स्प्लिटिंग की। और यहाँ पे हमने देखा कि जो लेस देन 50 है वो ग्रीन है और ग्रेटर देन 50 जो है वो रेड है। तो यहाँ पे हम एक लीफ नोड तक पहुँचते हुए हमें नज़र आ रहा है कि x1 लेस देन 50 पे हम उसे कहेंगे कि ये ग्रीन है
और x1 अगर लेस देन 50 नहीं है, विच इफेक्टिवली मीन्स कि वो ग्रेटर देन 50 है, तो फिर उस सूरत में ये रेड है। तो यहाँ पे हम क्लासीफाई कर रहे हैं, इससे नीचे ट्री को बिल्ड करने की ज़रूरत या ग्रो करने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा पोर्शन जो कि नीचे वाला है, उसके बारे में अगर हम देखें तो हमारा थर्ड स्प्लिट आ जाता है। इस थर्ड स्प्लिट में हमने x1 70 के ऊपर इसकी स्प्लिटिंग की है। इस 70 से x1 लेस देन 70 और x1 ग्रेटर देन 70 इन दोनों को देखना है। तो लेस देन 70 में आप देख रहे हैं कि सारे डाटा पॉइंट्स रेड हैं, यानी कि रैंडमनेस बिल्कुल नहीं है। तो इस रैंडमनेस ना होने से होमोजेनियस डाटा है चूंकि सारे का सारा, तो हम इसको अगेन रेड मार्क कर रहे हैं। जबकि राइट साइड पे अगर हम इस स्प्लिट के देखें तो इस जगह पे क्या है, हमारे पास रेड और ग्रीन दोनों हैं। तो अब यहाँ पे हमें फर्दर ब्रांचिंग की ज़रूरत पेश आएगी ताकि हम इन दोनों को फर्दर सेग्रीगेट कर सकें। और फिर हम फाइनली अपने फोर्थ स्प्लिट पे पहुँचते हैं, और ये स्प्लिट जो है वो x2 20 के ऊपर है। सो x2 लेस देन 20 और x2 ग्रेटर देन 20। तो x2 लेस देन 20 जो नीचे वाले हैं वो रेड हैं, और x2 लेस देन 20 नहीं, यानी कि ग्रेटर देन 20 जो है वो ग्रीन है। तो इस तरह से हम अपने डिसीजन बाउंड्रीज जो हैं वो या डिसीजन रूल्स वो डिफ़ाइन कर लेते हैं इन स्प्लिट्स की मदद से। और ये सारे स्प्लिट्स जो हैं वो डाटा की होमोजेनिटी और हेट्रोजेनिटी को मद्देनज़र रखते हुए कि हम होमोजेनियस डाटा एक तरफ, यानी कि एक ही तरह के डाटा पॉइंट्स को एक साइड पे इकट्ठा कर लेना हर स्प्लिट का मकसद होता है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम एक स्प्लिट में कर सकते हैं उसको हम करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक क्लियर और ऐसा ट्री बना लें जो कि कम से कम एरर्स करें। तो इसको हम क्विकली रिव्यू करें तो क्या हो रहा है कि हमारे पास ये इनिशियल कुछ डाटा था, इस डाटा को हमने मल्टीपल स्प्लिट्स इसके ऊपर अप्लाई किए, और उन स्प्लिट्स को फिर हमने इवेंचुअली एक ट्री के तरह से ट्रांसलेट कर लिया और अपने रूल्स डिफाइन कर लिए। अब रूट से हम चला करेंगे और हम देखा करेंगे कि जो भी नई इनपुट वैल्यू आई है, अगर हमारे पास कोई भी डाटा एलिमेंट फॉर एग्जांपल इस जगह पे आता है, तो इसकी हम वैल्यू देखेंगे कि x1 के कॉरिस्पॉन्डिंग में भी ये 60 है और x2 के कॉरिस्पॉन्डिंग ये 55 है। तो 60 और 55 के हिसाब से देखें तो x2 की क्या वैल्यू थी जनाब, यहाँ पर x2 की वैल्यू थी 55। सो 55 का मतलब है कि लेस देन 60, तो ये इस साइड पे आएगा। और इसी तरह इससे आगे चलें तो इससे आगे चलने पे हमारे पास जो नेक्स्ट है वो x1 लेस देन 70 के ऊपर डिवीजन हो रही है। तो अब x1 को अगर हम देखें तो वो 60 है, तो x1 की वैल्यू चूंकि 60 है, तो अब अगर हम देखें तो लेस देन 70 का मतलब है कि इसको इस साइड पे आना चाहिए, क्योंकि ये 60 वैल्यू जो थी वो लेस देन 70 है, तो वो इस साइड पे आएगा। और इस साइड पे आके हमारे पास ये जो क्लासीफाई हो रहा है ये रेड में हो रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो ब्लू पॉइंट मैंने ड्रॉ किया था विद कोऑर्डिनेट्स 60 एंड 55, हमारा डिसीजन ट्री इसको रेड मार्क कर रहा है, जो कि आप इस पूरे डायग्राम से देख सकते हैं कि ये बिल्कुल करेक्टली क्लासिफाइड है कि अगर इसको हम रेड करें, अगर ग्रीन करते तो शायद गलत होता। तो इस तरीके से डिसीजन ट्री बनाना और उसकी मदद से किसी भी नए डाटा पॉइंट को उन्हीं कोऑर्डिनेट्स या उन्हीं वो जो वेक्टर के जो डायमेंशंस हैं x1 और x2 इस केस में, उनकी मदद से हम फिगर आउट कर सकते हैं उसको कौन सी क्लास असाइन होनी चाहिए। कुछ और छोटी छोटी कंसिडरेशंस हैं। मैंने इस वक्त थोड़ा सा अपने ग्राफ को कॉम्प्लिकेटेड किया और मैंने ये यहाँ पे कुछ रेड प्लॉट्स कर दिए हैं विद इन ग्रीन, और कुछ रेड के अंदर ग्रीन है और कुछ ग्रीन के अंदर रेड है। तो ये जो ग्रीन के अंदर रेड और रेड के अंदर ग्रीन जो हैं, अगर इनको भी हम एंटरटेन करने की कोशिश करें तो हमें कई सारे और स्प्लिट्स करने पड़ेंगे और फिर जाके ये अलग अलग होंगे। मे बी हमें यहाँ पे कोई 5-6 स्प्लिट्स और करने पड़े। तो ये स्प्लिट जो है ये इस ट्री को, जो कि यहाँ पे ये पोर्शन है जो हमें नज़र आ रहा है, इस पोर्शन को अफेक्ट करेगा। तो इसको अफेक्ट करने के लिए ये और ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। अगर इसके 3-4 लेवल्स और बन जाते हैं तो ये ट्री इस तरह से काफ़ी नीचे जाना शुरू हो जाएगा और कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाएगा, और उसकी एक्यूरेसी जो है वो अफेक्ट भी हो सकती है। इसी चीज़ को हम कहते हैं कि हम ओवरफिट ना कर दें कहीं, या बायस हमारी ट्रेनिंग सेट के डाटा के ऊपर बढ़ ना जाए। तो इस चीज़ को भी हमें मद्देनज़र रखना होता है। तो इस सूरत में हम क्या करते हैं कि ट्री की जो मैक्सिमम डेप्थ है या जो एक गिवन पॉइंट इन टाइम पे स्प्लिट कितना होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस है, उसकी बुनियाद पे हमें डिफ़ाइन करना होता है कि हम क्या मज़ीद स्प्लिटिंग करें या ना करें। तो अगर हम इस सूरत में मज़ीद स्प्लिटिंग नहीं करना चाहते और हम इसी जगह पे ही, इस पिछले स्प्लिट पे ही, इस पॉइंट पे मैं मज़ीद स्प्लिट नहीं करना चाहता, लेस देन 20 के ऊपर मज़ीद स्प्लिटिंग नहीं करना चाहता, और यहीं पे डिफ़ाइन करना चाहता हूँ कि
कि क्या ये जो ब्लू ब्लॉक है इसको रेड से मार्क करें या ग्रीन से। तो उस सूरत में हम क्या करते हैं कि हम इसके प्रोबेबिलिस्टिक कैलकुलेशन करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरा जो इस वक्त मस्टर्ड रीजन है इसके अंदर ग्रीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है नए डाटा इंस्टेंस की, और रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम उसे देखें तो ऑब्वियसली जिस तरह के ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा होंगे वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कैरी करेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओवरऑल ग्रीन निस्बतन ज़्यादा हैं और रेड निस्बतन कम है। तो इसको अगर हम प्लॉट करने की कोशिश करेंगे इस सूरत में तो ये ग्रीन में क्लासिफाई हो जाएगा। तो हम फर्दर इसके जो लेवल्स हैं उन लेवल्स को अवॉइड करने के लिए हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम किसी एक जगह पे आके अननेसेसरीली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टीडियस रूल्स डिफ़ाइन करने की बजाय और बहुत ज़्यादा डीपर ट्री डिफ़ाइन करने की बजाय हम एक जगह पे रुक जाएं और प्रोबेबिलिटी की बुनियाद पे या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस उसकी बुनियाद पे हम डिसीजन कर लें। तो डिसीजन ट्री एक बड़ा पुराना मेथड है जो कि काफ़ी अरसे से अवेलेबल है थ्योरेटिकली स्पीकिंग, और रिसेंटली इसको कई सारे नए जो एनसेंबल मेथड्स हैं उनके अंदर अडॉप्ट किया गया है। जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट उनमें से एक है जो कि हमारा अगला क्लासीफायर है, हम डिस्कस भी करेंगे उसे, जिसमें कई सारे ट्रीज़ को इंगेज करके और फिर उनके कलेक्टिव विजडम की बुनियाद पे फैसला किया जाता है। और इसी तरह ग्रेडियंट बूस्टिंग एक और मैनिफेस्टेशन है इसी चीज़ की। तो इस तरह से डिसीजन ट्रीज़ जो हैं वो आजकल काफ़ी यूज़फुल फिनोमेना के तौर पे सामने आए हैं, और इनकी जो कलेक्टिव विजडम है ट्रीज़ की उसकी बुनियाद पे जो डिसीजंस किए जाते हैं वो बहुत यूज़फुल और पावरफुल डिसीजंस होते हैं। तो सर्टन केसेस में सिंपल ट्री काफ़ी अच्छा काम कर जाता है, और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जब चीज़ें ज़रा एम्बिगुअस हों तो उस सूरत में फिर कलेक्टिव जो विजडम है काफ़ी सारे ट्रीज़ को इनकॉर्पोरेट करके, जिस तरह रैंडम फॉरेस्ट है, तो उस चीज़ में बेहतर डिसीजन मेकिंग हो सकती है। आई होप कि आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया होगा और आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं डिसीजन ट्री की इम्प्लीमेंटेशन के साथ अपनी अगली क्लास में। Until then, enjoy machine learning.